तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमारे साथ डॉक्टर ए के दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। धन्यवाद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारा विषय है नींबू वर्गीय बाग जो हैं, जो फल हैं, उनकी हमारे किसान कैसे देखभाल करें, प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ताकि अच्छा उत्पादन उन्हें मिल सके। तो कौन कौन से फल इस श्रेणी में आते हैं, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, ये नींबू वर्गीय समूह है। नींबू वर्गीय फलों का समूह है। समूह मतलब इसमें कई फल आते हैं और ये एक बहुत अच्छा फल माना जाता है। जो इसमें खट्टे और मीठे, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों प्रकार के फल आते हैं और दोनों प्रकार की व्यावसायिक वैल्यू है। व्यावसायिक उनको किसान लोग व्यावसायिक स्तर पर उगा सकते हैं। तो जब हम मीठे नींबू वर्गीय फलों की बात करेंगे तो उसमें जैसे माल्टा है, मौसमी है, किन्नो है, संतरा है, ग्रेप फ्रूट है, चकोतरा है, टैंजरीन है, ये आते हैं। और ये अब भारत में बहुतायत मात्रा में लगाए जाते हैं। जैसा कि सारे किसान भाई भी जानते हैं कि ये जो हमारा देश है, ये नींबू वर्गीय फलों का उत्पत्ति स्थान भी माना जाता है। तो इसलिए हमारी जलवायु तथा जो मिट्टी है वो इसके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा जो इनका ग्रुप है वो है खट्टे नींबू, जिसमें एक तो कागजी नींबू आता है, जो छोटा नींबू होता है पतले छिलका वाला, और उसमें बहुत ज्यादा कांटे होते हैं। और दूसरा होता है बड़ा वाला होता है, जिसको हम लेमन कहते हैं, वो भी खट्टा होता है। तो इनका पकने का भी जो समय है वो अलग अलग है। जो हमने खट्टे नींबू की बात की, ये 180 से 200 दिन में पक जाते हैं, जबकि मीठे जितने भी नींबू है उनको कम से कम 270 से 300 दिन पकने में लगते हैं। जी। तो और इनकी सारी खेती किसान भाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जी, डॉक्टर दुबे, जैसा कि आपने बताया कि मीठे श्रेणी के फल और खट्टे श्रेणी, तो अब हमें ये बताइए कि जो अलग अलग फलों के बारे में आपने अभी हमें जानकारी दी, नींबू के बारे में, मौसम्बी भी है और भी अन्य फल हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो किस स्थिति में है? अगर हम नींबू की बात करें या फिर मौसम्बी की बात करें या फिर ऐसी रसदार जो और नींबू वर्गीय फल हैं, उनकी किस किस अवस्था में है? क्योंकि नींबू का तो मेरे ख्याल से समय भी आ रहा है, हार्वेस्टिंग का समय जुलाई में होगा उसका। जितने मैंने बात किया है, इनका अगर साधारणतया देखा जाए तो इनका एक जो मुख्य फूल आने का समय है पूरे देश में, वो फरवरी मार्च होता है। हालांकि जब हम बात करेंगे वो उपोष्ण जलवायु की, तो उष्ण जलवायु की, तो वहाँ पे 2-3 फसलें भी इसकी आ जाती हैं। नींबू में भी 2 फसलें उत्तरी भारत में भी आती हैं। जी। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि फरवरी में सारे नींबू में फल आता है, लेकिन जो पकने का इनका जो समय है वो अलग अलग होता है। तो जो खट्टे नींबू है वो, जैसा कि मैंने बताया, 180 से 200 दिन लेते हैं। तो जुलाई से पकना शुरू करेंगे, लेमन जुलाई में पक जाएगा। और जो कागजी नींबू है वो अगस्त सितंबर में पक के तैयार हो जाता है। जी। जो हमने दूसरी बात की है, जो मीठे फल हैं, तो इसके मतलब ये है कि जो खट्टे वाले हैं, ये अपना पूरा जो इनका जो साइज होता है, आकार होता है, वो लगभग प्राप्त कर चुके हैं। अब इनमें क्या है, केवल जो इनकी जो रासायनिक परिवर्तन होना है, जैसे खटास ज्यादा होनी है या और जो रक्षा में सुधार होना, वो होना है। इसी तरीके से जो दूसरे फल हैं, जैसे चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट है, मौसमी है, ये अभी बढ़वार की अवस्था में है और ये करीब जुलाई तक, अगस्त तक इसमें बढ़वार रहेगी। उसके बाद इसमें परिवर्तन शुरू होंगे। तो इसलिए जो आपका ये प्रबंधन इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू वर्गीय फलों का अच्छे तरीके से प्रबंधन, अच्छी आमदनी लेने के लिए आपको चाहिए अच्छी गुणवत्ता वाले फल तथा अधिक फल। और इन दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीका से अगर ये गर्मी के मौसम प्रबंधन करेंगे, तभी आपको निश्चित तौर से अधिक आमदनी होती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दुबे, जैसा कि आपने बताया कि जो नींबू वर्गीय फल हैं उनका प्रबंधन का ये समय है और ये बहुत क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यहीं से अब सुनिश्चित होगा कि आपके फल कैसे होंगे, आपकी फसल कैसी होगी और गुणवत्ता उनकी कैसी होगी। तो मैं चाहूँगी कि आप सिलसिलेवार तरीके से, अगर आप चाहें तो अलग अलग फसलों के हिसाब से बता दें कि जैसे कि अभी नींबू के बारे में आपने बताया कि जुलाई के तक वो तैयार हो जाएंगे। जो लेमन है, तो उसके लिए अभी हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरह का प्रबंधन करें? देखिए, ऐसा है कि जैसे जो आप नींबू के जो बात करते हैं, जो खट्टे जो होते हैं, इसमें दो इसमें आती हैं। अब क्योंकि पूरा नींबू अगर आप देखें तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इनके जो फल होते हैं ये पानी के भंडारण का काम करते हैं। अगर जमीन में पानी कम होगा, पौधा पानी कम अवशोषित करेगा, तो फलों का पानी वापस पौधे में आ जाता है, जो इनकी दैहिक क्रियाएं हैं उसके लिए। तो अगर किसान भाई इस समय
सिंचाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उनके बाग सूख जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से इससे दो बहुत बड़े नुकसान होंगे। एक तो फलों की गुणवत्ता बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा गुणवत्ता पर, और दूसरा ये है कि फल गिरने की भी समस्या बहुत ज्यादा आ सकती है। जी जी। तो एक तो मैं यहाँ पे यही बताऊंगा, वो चाहे वो नींबू हो, चाहे मीठे फल हो, चाहे खट्टे फल हो, नींबू वर्गीय फलों में सिंचाई का प्रबंधन, क्योंकि तापमान इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है और गर्मी का मौसम है, तो सिंचाई जरूर करें। अब सिंचाई में मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे नींबू वर्गीय फल है, इनमें एक बहुत समस्या आती है फाइटोथोरा की। तो किसान भाई जब भी पानी लगाएं तो ध्यान रखें। इन लोगों ने, आपने किस समस्या के बारे में बताया, थोड़ा इसके विस्तार से बता दें इसके बारे में। एक बात बोलिए जी, आपने बताया कि ये समस्या आती है, किस तरह की समस्या है ये, इसके बाद थोड़ा विस्तार से बता दें। थोड़ा समस्या आती है। इसमें क्या होता है कि जब हम पानी खुला लगाते हैं तो वो तने के पास जाएगा, और अगर रूट कहीं कट गई है तो एक हमारा जो मताजनित बीमारी होती है, जो फफूंदजनित बीमारी होती है, वो पौधे में लग जाती है। तो परिणाम क्या होता है कि पौधा ऊपर से सूखने लगता है, पत्तियां पीली होंगी, गिर जाएगा, गोंद निकलने लगेगा। तो ये केवल उसी कंडीशन में बीमारी फैलती है जब पानी बहुत ज्यादा लगाया जाए और वो तने तक चला जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस बीमारी से बचाव ज्यादा जरूरी है, नियंत्रण के। अगर हो जाए तो नियंत्रण भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप बचाव रखेंगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो बचाव, सिंचाई करते समय आप ये ध्यान, मतलब किसान भाई ये ध्यान रखें कि अपने पौधों के चारों तरफ थोड़ा तने के पास मिट्टी चढ़ा दें। अगर वो थाला और ये नाली विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो जब पानी लगाएंगे तो पौधे के तने के पास पानी नहीं जाएगा। एक चीज की। दूसरा ये रखें कि बाग में किसी भी पौधे पे ये समस्या आ सकती है, तो अगर वो फ्लड कभी ना करें, जो मतलब ऐसे ही पानी लगा देते किसान भाई, वो ना करें। अगर कोई सुविधा नहीं है तो थाला और नाली विधि से सिंचाई करें। एक चीज जरूर किसान भाई ध्यान रखें कि थाला जोड़ते समय पौधे से पौधे को ना जोड़ना है, कि पौधे से पौधे की नाली ना जोड़ना है, क्योंकि अगर पहला पौधा में फाइटोप्थोरा आ गया, रोग आ गया, तो पानी से बहते बहते दूसरे पौधे पर भी जा सकता है। इसलिए क्या करें कि दो जो पंक्तियां होती हैं, दो पंक्तियों के बीच में नाली बनाएं और उनको फिर अलग अलग सारे पौधों को थाले से जोड़ दें। जिससे क्या होगा, अगर बाई चांस अगर किसी एक पौधे में ये रोग है तो वो वहीं पे रह जाएगा, दूसरे पौधों में नहीं फैलेगा। जी जी, यानी जैसे जो कहते हैं टी शेप में बनाया जाए। हाँ, अगर ये, हाँ बिल्कुल। और ये अगर दो चीजों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। जी, इसमें यहीं पे ये भी बता देता हूँ कि अगर ये बीमारी बाई चांस आगे आएगी, किसान भाइयों को इस समय इसको बागों में दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें हमने लक्षण बता दिए हैं कि ये सबके लिए है। ये चाहे खट्टा नींबू हो चाहे मीठा नींबू हो, सबके लिए है कि उसमें फाइटोथोरा आ सकता है। और फाइटोथोरा जब आएगा तो पत्तियां पीली पड़ेंगी और झड़ेंगी और गोंद निकलेगा। जी जी। इसके सामने दवा आती है विडोविल गोल्ड के नाम से, उसका 2.5 मिलीलीटर ग्राम 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बना के, और अगर पौधा व्यवसायिक उम्र प्राप्त कर चुके हैं, मतलब 5-6 साल के हो गए हैं, तो कम से कम 20 से 25 लीटर पानी थाला बना के अगर उसकी जड़ों के पास भरेंगे तो इस बीमारी से रोकथाम हो सकती है। और इसी सांद्रता के सलूशन का किसान भाई छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाई अगर ये सिंचाई का प्रबंधन करेंगे और अगर उनके बाग में ये रोग लगा प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से उनकी जो गुणवत्ता है वो सुधरेगी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि कई बार हमारे किसानों को ये भी समस्या आती है कि फल गिरने लगते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि हो सकता है कि सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, या फिर जितना पानी चाहिए फलों को या फिर पेड़ों को, पौधों को, उतना शायद हम सिंचाई के माध्यम से नहीं दे पा रहे, ये भी एक वजह होती है। लेकिन कई बार हमारे किसानों को फिर भी समझ नहीं आता है कि कई ऐसे भी फल होते हैं जो कि उचित सिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि फलों में समस्या आ रही है, गिर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या और भी किसी कमी की वजह है? इसका जो फल गिरने का जो कारण है वो एक नहीं हो सकता है, अनेक कारण हैं। और उसमें एक कारण ये भी है कि अगर गर्मियों में आप सिंचाई समय से नहीं करेंगे, उचित मात्रा में नहीं करेंगे, तो ये गिर सकता है। दूसरा क्या है, पोषण प्रबंधन। ये जो हमारे नींबू वर्गीय फल है, चाहे वो खट्टे फल हो चाहे मीठे फल हो, दोनों को पोषक तत्वों की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है।
उनकी बढ़वार तथा उत्पादन के लिए, क्योंकि इसमें फूल बहुत ज्यादा आता है और फल भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि उचित समय पर उचित मात्रा में इसमें कार्बनिक खादें और रासायनिक खाद का प्रयोग जरूर करें। जी, किस किस तरह से करें इसका इस्तेमाल? ये जरूर मैं यहाँ बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जहां तक संभव हो कार्बनिक खादों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है। अगर आप इसमें कार्बनिक खादें डालोगे और इसको लगभग वर्ष भर जरूरत पड़ती रहती है। अगर दिसंबर जनवरी को छोड़ दें तो लगभग 10 महीने इनको पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और वो आप कार्बनिक खादों से कर सकते हैं। लेकिन इनका सबका उचित समय होता है। अगर संभव हो तो 50% पूरी जो मात्रा की आवश्यकता होती है उसका कार्बनिक खादों से दें और 50% रासायनिक खादों से दें। देने का समय क्या होता है, अब तो निकल गया है, अब तो किसान क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है, इस समय तो डालने का नहीं है। लेकिन अगर किसान भाई जैसे जनवरी में कार्बनिक खादें डाल दें और फल बनने के बाद रासायनिक खादें डाल दें तो निश्चित तौर से जो पोषक तत्व प्रबंधन होना चाहिए वो हो जाता है और फल गिरने की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दूसरा ये, तीसरा कारण है रोग और कीड़े। कीड़े क्या है, जैसे एक मिलीबग इस समय बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो मिलीबग क्या होता है कि जो नींबू का टहनी होती है जिसमें फल लगे होते हैं टहनी में, उसमें चिपक जाते हैं। सफेद कलर के होते हैं, किसान भाई आसानी से पहचान सकते हैं। जो भी कोमल पत्तियां निकलेंगी उनके डंठल पे वो चपका रहता है, क्या करता है, रस चूसता रहेगा। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी चीजें फल की तरफ जाती हैं वो नहीं जाने देता और फल गिर जाते हैं। तो एक तो किसान भाई ये देखें कि मिलीबग का प्रकोप है कि नहीं है। एक कीट और होता है जिसको हम लीफ माइनर, इनका हम प्रबंधन अभी बताएंगे। एक कीट और होता है जो लीफ माइनर जिसको हम बोलते हैं, वो पत्तियों में टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना लेता सफेद कलर। अब जब सफेद कलर के सुरंग बनाएगा तो क्या होता है, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिससे पौधे खाना बनाते हैं वो बाधित हो जाएगी। परिणाम स्वरूप फल भी गिरेंगे और उसकी वृद्धि पर भी प्रतिकूल। तो इनकी रोकथाम के लिए किसान क्या कर सकते हैं? हाँ, तो ये समस्याएं हैं। अगर ये समस्या किसान देखे और ऐसी कोई है तो मैं बता रहा हूँ, अगर जैसे मिलीबग सफेद कलर का कीड़ा होता है जिसके पंख नहीं होते हैं, अगर वो कीड़ा टहनी पे लगा हुआ नजर आ रहा है तो एक दवा होती है, कीटनाशी है कार्बोसल्फान। कार्बोसल्फान का किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं और इसका छिड़काव 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोलकर अगर एक छिड़काव कर देंगे तो जितना भी मिलीबग पौधों पे होगा वो सारा का सारा गिर जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे फिर बताएंगे, कोई भी कीटनाशी या फफूंदनाशी छिड़काव करने के बाद तुरंत फल नहीं तोड़ना चाहिए। कम से कम उनका एक देख लें, उनका जो वेटिंग पीरियड है वो कितना है, उसके बाद ही फल तोड़े, जिससे जो उपभोक्ता फल खाए उसके शरीर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जी। दूसरा हमने लीफ माइनर कीड़ा बताया है। तो लीफ माइनर की रोकथाम के लिए एक मोनोक्रोटोफॉस दवा आती है या स्पिनोसेट भी आती है या इमिडाक्लोपिड आती है। इन रसायन का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। अगर इमिडा का कर रहे हैं तो 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर का घोल बनाकर उसका छिड़काव करें और अगर स्पिनोसेट का कर रहे हैं तो 3 से 3.5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर का पानी का घोल बना के अगर छिड़काव करेंगे तो जो लीफ माइनर की समस्या है इससे निजात मिल जाएगी। अब अगर किसान भाई देख रहा है कि मेरे इस पे फलों पे ये समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं, ना रोग है, पानी समय से दिया है, खाद भी समय से दी है, कीड़ा भी नहीं है, तो कुछ दैहिक कारण होते हैं उनकी वजह से फल गिरते हैं। अगर किसान भाई संतुष्ट है अपने प्रबंधन से तो एक रसायन है 2,4-D। 2,4-D का 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। किसान भाई इसका जो मात्रा है बिल्कुल ढंग से सुन लें, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी, क्योंकि ये वीडिसाइड है, अगर मात्रा ज्यादा कर दोगे तो ये जला सकता है। जी। तो इसका अगर छिड़काव 2 कर देंगे किसान भाई तो जो फल गिर रहे हैं दैहिक विकार की वजह से वो फल नहीं गिरेंगे। जी। तो ये इस तरीके से किसान भाई प्रबंधन कर सकते हैं। जी डॉक्टर दुबे, और हम ये भी देख रहे हैं कि तापमान में भी बहुत उतार चढ़ाव है। 2 दिन गर्मी होती है, तीसरे दिन बारिश हो जाती है और कुछ क्षेत्रों में हमने ओलावृष्टि जैसी स्थिति भी देखी और ओलावृष्टि का बहुत ही बुरा असर पड़ता है, ख़ासतौर पर जो नींबू वर्गीय हमारे फल होते हैं उन पर।
तो इसके लिए हमारे किसानों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे सावधानी बरत सकते हैं? और जो ये हम देख रहे हैं मौसम की आंख मिचौली है, जो तापमान में एकदम से बढ़ जाता है और फिर बारिश की वजह से घट भी जाता है। बिल्कुल, ये जो उतार चढ़ाव होता है, ये मौसम अगर उस समय ज्यादा हो रहा है जब फूल आते हैं और फल बनते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा ये इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन चूंकि अब फल बन चुके हैं, अब अगर तापमान बढ़ रहा है, इसके मतलब उसमें जो पानी पत्तियां उड़ा रही हैं वो बहुत ज्यादा उड़ाएंगी। तो अगर किसान भाई उस पानी को समय से देते रहेंगे तो निश्चित तौर से उसका प्रतिकूल प्रभाव पौधों पर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, आपने बारिश या उसकी ओलावृष्टि की बात की, तो बारिश इस समय नींबू वर्गीय फलों के लिए फायदामंद होगी, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी को भी, आर्द्रता को भी ज्यादा करेगी, बढ़ाएगी। और दूसरे नमी जो पानी देने से नहीं उतनी पर्याप्त होती है वो हो जाएगी। और ओलावृष्टि से जो हमारे फल छोटे होते हैं, जैसे मटर के दाने या जो कंचा साइज के होते हैं, उस समय ये ओलों से गिर सकते हैं। अभी हमारे फल काफी बड़े हो चुके हैं, तो इस समय ओलावृष्टि हमारे पौधों को केवल ये नुकसान दे सकते हैं कि क्योंकि उनकी त्वचा भी मुलायम है, तो अगर त्वचा पे वो लगेंगे दाग पड़ सकते हैं। हाँ, दाग पड़ सकते हैं, जिससे बाद में जो उनकी बाजार वैल्यू होगी, बाजार मूल्य होगा, उसमें अंतर आ सकता है। अन्यथा ये है कि बारिश अगर इस समय हो, वो भी नींबू वर्गीय फलों के लिए अच्छा होगा। और कुछ फसलें हैं, जैसे हम किन्नों की बात करें, तो किन्नों में क्या होता है कि तापमान जितना ज्यादा जाएगा ये गर्मियों में, तो उतना, और सर्दियों में जब उतना तापमान कम जाएगा उस क्षेत्र का, तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलेगी। जी दुबे साहब, ये भी बताइए कि कई बार हम ये भी देखते हैं कि किन्नू के बारे में भी आपने बताया कि ये फल फटने भी लगते हैं। एक तो हमने बात की कि फल जो है टहनी से अपने आप ही नीचे टपक जाएं, गिर जाएं, उसके बारे में आपने बताया कि कौन कौन सी समस्या, लेकिन जो फटने वाली समस्या है कि फल फटने लगते हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है और इसका बचाव कैसे करें? हमारे किसान अभी से कैसे सावधान रहें? बिल्कुल, बहुत ये समस्या नींबू में है, लेकिन ये सारे उसकी समस्या नहीं है, सारे फलों की समस्या नहीं है जी। कुछ फल हैं, जैसे हमने किन्नू में अक्सर हम देखते हैं जी, हाँ, जुलाई अगस्त में पकेंगे, उनमें समस्या ये आती है कि फल जब पकने के अवस्था में होते हैं, और इसका जो कारण होता है कि जब हमारी जो आर्द्रता होती है, जैसे पहले अगर जमीनें सूखी हैं, मतलब शुष्क वातावरण है, उतना पानी किसान भाई नहीं दे पा रहे हैं, या पानी में बहुत अनियमितता कर रहे हैं, तो पौधे कम पानी अवशोषित करते हैं, और जो हमारे फलों का साइज है वो थोड़ा रुक जाता है। जी जी जी। जैसे जुलाई में बारिश शुरू होती है, तो क्या होता है कि जो आर्द्रता है वो अचानक बढ़ जाती है, बिल्कुल, और जमीन में भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो पौधे पानी बहुत ज्यादा अवशोषित करते हैं, और जब फलों में पानी जाता है तो फल की बाहरी त्वचा उतनी मतलब ढंग से नहीं बढ़ती है, अंदर का प्रेशर की वजह से जो दबाव पड़ता है उससे फल फटता है। तो क्या करना चाहिए, मैं चाहूंगी तो, जल्दी से बता दें आप जी। बिल्कुल, इसमें किसान भाइयों को मैं बताऊंगा, एक तो ये है कि जब इस समय हम बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम में, तो इस समय वो पानी नियमित रखें, जिससे पौधे का जो अंदर का विकास और बाहर का विकास बराबर मात्रा में हो। और अगर अचानक पानी जुलाई में आ जाता है तो पौधे के अंदर वो समाहित हो सके। एक चीज तो किसान भाई ये करें कि मई जून में पानी को पर्याप्त मात्रा में देते रहें। दूसरा क्या है कि इसमें जो फलों की त्वचा होती है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कमजोर पड़ जाती है। अगर इलास्टिसिटी उसमें अच्छी हो तो अगर पानी एकदम जाएगा उसके अंदर तो वो एकदम गुब्बारा होता है उस तरीके से फूल जाएगी। तो इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए किसान भाई इसमें जो है बोरान का छिड़काव कर सकते हैं। बोरान का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। 0.4% का बोरान का अगर छिड़काव करेंगे तो फलों की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, बाहरी त्वचा की, और ये फटना कम हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे, आप हमारे साथ जुड़े। तो अभी हमने नींबू वर्गीय फसलों के बारे में जाना, कैसे आप इन बागों का प्रबंधन कर सकते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखें तो आपको अच्छा फल मिलेगा और किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। हमारे जी लगातार जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से सभी जानकारियां दी। आशा करते हैं कि हमारे किसानों ने बहुत ध्यान से सुना होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे जब अपने बागों में जाएंगे और उनकी जो प्रबंधन संबंधी बातें हैं उनका जब इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि हमारे किसान कैसे अपनी फसलों का उचित दाम वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें अपने फसलों के अच्छे भाव मिले। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें हेलो किसान।
बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की नींबू वर्गीय फसलों के बारे में, कैसे उनका उचित प्रबंधन करें, और अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, यानी हमारे किसान कैसे अपने फसलों का अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं और इससे जुड़ी खास बातें कौन सी हैं जिसका अगर वो शुरुआत से ही ध्यान रखें तो उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़े, अपने जो मेहमान हैं उनसे वो आपकी मुलाकात करवाएं। उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। फसलों का वाजिब दाम ना मिलना किसानों की बड़ी समस्या में रहा है। किसान अक्सर फसलों का पर्याप्त मूल्य ना मिलने की शिकायत करते रहते हैं। सरकार अपनी ओर से बहुत से प्रयास कर रही है, खास तौर से बिचौलियों को समाप्त करके किसान और खरीदार के बीच सीधा संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। ई नाम इसकी मिसाल है। ऑपरेशन ग्रीन्स, जो पहले टमाटर, प्याज और आलू के लिए था, उसका दायरा सभी फलों और सब्जियों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे फसल खरीद रही है। किसान उत्पादक संगठन की परिकल्पना के पीछे भी वाजिब दाम की अवधारणा ही काम कर रही है, यानी कई किसान मिलकर एक संगठन बनाए और फिर अपनी फसलें बोए तथा उनकी मार्केटिंग करें। बेहतर भाव और ज्यादा आमदनी के लिए किसान को अपनी ओर से भी योजना बनानी होगी। खास तौर से प्रचलित खेती के बजाय व्यावसायिक खेती की ओर जाना होगा। मसलन फलों, फूलों और मशरूम जैसी खेती को बढ़ावा देना होगा। कृषि के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे व्यवसाय करने होंगे, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन या बकरी पालन। इसके अलावा किसानों को उन्नत बीज अपनाने होंगे। मंडी ले जाते समय अच्छे से पैकिंग करनी होगी और पैकिंग से पहले उनकी ग्रेडिंग करनी होगी। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बाजार काफी बड़ा है। प्रसंस्करण के माध्यम से भी बेहतर दाम लिए जा सकते हैं। बहुत से किसान खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से अनुबंध कर रहे हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से फसलें उगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर चिप्स कंपनियां किसानों से चिप्स सोना किस्म का आलू उगवा रही है। राजस्थान में भी माल्ट के लिए जौ की खेती हो रही है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और डॉक्टर वीके दुबे जो कि इस विषय पर हमसे विस्तार से चर्चा करेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर दुबे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं खेतों में और उनका लक्ष्य यही होता है कि अच्छा उत्पादन मिल सके उन्हें, लेकिन कई बार ये होता है कि उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है, फसलें अच्छी होती, गुणवत्ता भी बेहतर होती है, लेकिन कई बार बाजार में उस तरह का उन्हें भाव नहीं मिल पाता, क्योंकि कहा भी जाता है किसान उगाना तो जानता है लेकिन बेचना नहीं जानता। वो कमी ना रह जाए इसलिए हमारे किसानों को बताएं, जो हमारा विषय है आज का, कि फसलों का उचित दामों कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या बातें बताना चाहेंगे उन्हें आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसान भाइयों से मेरा नमस्कार जी। और इस समय विषम परिस्थितियां हैं किसानों के पास, क्योंकि उत्पादन है लेकिन वो बाजार तक उत्पादन नहीं पहुंचा पा रहे। जी जी। और ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और उनको अच्छा बाजार भी नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं सरकार को इस समय भी धन्यवाद दूंगा कि ये कोविड के जिस परिस्थितियों में उन्होंने कृषि को बहुत अच्छा बजट दिया है कि जिससे किसान अपने उत्पादन का सही लाभ ले सके। जी। 1 करोड़ के करीब दिया है, उसमें डेयरी है, फिशरी है, मछली उत्पादन है, फिशरी है और एग्रीकल्चर का वो, इसके लिए उन्होंने दिया है। और जो ग्रामीण लेवल पर संस्थाएं हैं, उनके प्राइमरी सहकारी संस्थाएं हैं, एफपीओ खुले हुए हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, और एग्रीकल्चर के जो प्राइवेट भी यूनिट हैं, तो उन सबको मिलकर के इसमें किसानों को कैसे अपने उत्पादन का मूल्य मिल सके अच्छा, ये जी जी। किसानों से ये निवेदन है। 2 तरीके के हम बात करेंगे, एक तो अभी वर्तमान का और एक फ्यूचर का, दोनों हम कैसे करें कि हम उत्पादन का सही लाभ। जी। अभी उत्पादन में ये होता है, उत्पाद उनके घर पे आ गया, उसके बाद एक वो भंडारण कैसे करें और बेचें कैसे। जी, भंडारण विपणन जो अगली उनकी कड़ी होती है महत्वपूर्ण। जी हाँ, ये कैसे भंडारण में नुकसान को बचाएं और बेचने में अच्छा पैसा मिले। तो चलिए पहले भंडारण पे बात कर लेते हैं। तो भंडारण से जुड़ी क्या बातें आप बताना चाहेंगे? हाँ, भंडारण में ये बात बताना चाह रहे थे। भंडारण देखिए 2 जगह पे होगा। एक तो उनके बचा हुआ कुछ बेचने के बाद जो घर के यूज के लिए होंगे, वो बचा हुआ भंडारण को किस तरीके से वो सुरक्षित रखें, जिससे लगभग 15 से 20% नुकसान हो जाता है भंडारण। तो भंडारण में हमारा ये है कि जो अगर वो बोरों में रखते हैं, तो मैलाथियन दवा आती है, वो 10 लीटर पानी में 100 ग्राम को घोल करके और बोरों को उसमें भिगा करके फिर सुखा करके अगर भरेंगे तो उसमें कीटनाशक नहीं लगेंगे। उस भी अगर जहां पर वो लगाते हैं बोरों को, उसके नीचे भूसा आदि डाल लें 75 सेंटीमीटर, लगभग 1 फुट के लगभग, और दीवारों से थोड़ा सा 1 फुट के करीब छोड़ के रखें, तो मॉइस्चर से वो नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, दीवारों में या छत से कहीं मॉइस्चर आ रहा है तो चूने की छोटा छोटा बर्तन में रख के टांग दें, तो मॉइस्चर उनके नहीं आएगा, तो वहां पे सेफ रखें। जी जी। तो उनके पास है तो वो फास्फिन जो गोली आती है उसको कपड़े में बांध के रखें, तो कपड़े में बांध के रखें, जिससे कभी अगर वो उसको खाने के लिए यूज करें तो वो न मिल जाए। तो 3 ग्राम की गोली आती है, वो 1 मीट्रिक टन के लिए काफी है। तो इस तरीके से अपने घर पे रखें। अब भंडारण में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में या दूसरे भंडारण में है, वहां पर तो सारी व्यवस्थाएं, वहां पर वो अपना सुरक्षित फ्यूमिगेशन करते हैं, उससे रखें। इसके बाद मार्केटिंग का अभी बहुत अच्छा सरकार ने किया है कि इंटर स्टेट भी खोल दिए। जी जी। यानी राज्य भी खोल दिए हैं, अभी किया है 2-4 दिन पहले। तो वो किसान भाई अपना सामान दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। जी। इस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो माल को इस तरीके से वो ले जा पाए, क्योंकि कोविड का इफेक्ट है। अब उनको क्या करना है, जो करना है उसके बारे में मैं उनसे निवेदन करूंगा किसान भाइयों से। अब आपको ग्रुप में काम करना है, अपने उत्पाद का मूल्य संवर्धन करना। मूल्य संवर्धन का मतलब हमारा है कि आप सीधे सामान ना बेच करके, चना है, गेहूं है, धान है, जो भी आपके उत्पादन है, आप बोरे में 10-10 कुंटल ना बेच करके एक में आइए। और गांव लेवल पर भी माइक्रो इंडस्ट्रीज को सरकार ने फूड में, कल्चर में बहुत बड़ा पैकेज दिया जी। छोटे छोटे उद्योग हैं गांव में। अगर आप उन जो है किसान भाई, चाहे सहकारी समिति के माध्यम से, किसान ग्रुप के माध्यम से,
फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर सहकारी समिति तो पहले से ही हर गांव में लगभग जुड़े हुए हैं, उनको नहीं बनाना, स्ट्रक्चर पहले से में यदि ये प्रोसेसिंग का काम करें, लंबी हम प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, छोटी प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं। छोटे लाख 2-2 लाख में अगर जो है प्रोसेसिंग शुरू करें, एक उदाहरण के रूप में हम बताते हैं, जैसे मान लो चना है, सॉर्ट करके यानी उसमें कंकड़ मिट्टी निकाल करके और 1-1, 2-2 किलो के पैकेट गांव में बनाए, किसानों के उत्पाद हैं वो गांव में ही सहकारी समिति खरीदे या एफपीओ खरीदे, गांव के पैकेट बनाए, उसके बाद जिला कंज्यूमर स्टोर है, स्टेट कंज्यूमर है, बड़े बड़े शहरों में केंद्रीय भंडार है, जब सब सहकारिता की और स्ट्रक्चर है, इसके साथ प्राइवेट को भी ले, दूसरी संस्था मदर डेयरीज के बूथ में है। आजकल शहरों में सब पैकेट में माल बिक रहा है, खुला नहीं बिकता। जी जी जी, दालें हो चाहे चना है, ये चाहे कोई चीज है, पैकेट में 1-1 किलो 2-2 किलो के, ये गांव में आसानी से हो सकते हैं। अब 2 काम होंगे, एक तो किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, जो हमारा गांव में लेबर है या एम्प्लॉयड है, यूथ है, उसको इन्वॉल्व करके इसमें उनको रोजगार मिलेगा। जी, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो शहरों की तरफ भाग रहा है या मल्टीनेशनल को देख रहा, उसको कहिए कंप्यूटर में बैठिए और देखिए कि कहाँ पे जरूरत है, आप इसको जो है एक मार्केट चेन से जुड़ जाइए। तो किसी किसान को दिल्ली कलकत्ता यानी जैसे राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो हमारी ऑनलाइन मंडियां हैं उसके माध्यम से। जी जी जी, ये जो नया हमारा यूथ है वो कंप्यूटर के मामले में सब जानता है, सबके पास मोबाइल है, वो सारा उनको भी जोड़े। हमारा मतलब किसान भाई केवल अकेले काम न करे, उनको भी जोड़ा, यानी ग्रुप में एक सहकारी समिति से छोटे छोटे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, करीब नमकीन जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, करीब 15-20 तरीके की एक ही मशीन से फूड्स बन सकते हो, जिसमें करीब 40-50 लोग एक इंडस्ट्री में 2 लाख में के काम से वो कर सकते हैं। चाहे वो बेसन के प्रोडक्ट हो, चावल के प्रोडक्ट हो, गेहूं के प्रोडक्ट हो, एक ही मशीन से बन सकते हैं। तो हमें सरकार भी ध्यान दे रही है, अभी बहुत बड़ा बजट दिया है, 10,000 करोड़ का दिया है भाई। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग के लिए छोटे छोटे गांव लेवल पे, यानी गांव को स्वावलंबी बनाने की जो बात हो रही है, देश को स्वावलंबी बनाने की बात हो रही है, तो जब स्वावलंबी हो जाएंगे तो देश अपने आप स्वावलंबी हो जाएगा। जी जी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे गांव लेवल पर सहकारी समिति, सरकार से हमारा ये निवेदन है और सरकार कर भी रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ सहयोग कर रही है, कि जो किसान गांव में पैदा कर रहे हैं वो वहीं बेचें, वहीं पे भंडारण हो। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने बहुत बड़ा बजट दिया है, तो वहीं स्टोरेज हो। गांव में जिन लोगों को जरूरत है, चाहे पीडीएफ के द्वारा बांटना हो, चाहे वो दूसरी तरीके से देना हो, तो गांव में वहीं के वहीं वो जिसको जरूरत होगी गरीबों को बांटना देना है, जो मंथली में दिया जाता है, तो वो उसी सोसाइटी से, गांव की सोसाइटी से वहीं की वहीं हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा जी। और ये पैसा किसानों को बढ़ा के अपने आप मिलने लगेगा, क्योंकि सदस्य किसान सहकारी समिति के एफपीओ के सदस्य होते हैं, जो भी लाभ होता है बाद में इन्हीं में बट जाता है ना जी। इसके साथ जो आगे की बात है, किसान भाइयों से मेरा एक भी और निवेदन है कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो हमारी होती है, यानी किसानी के साथ जो दूसरे उद्योग धंधे हैं किसानी से जुड़े हुए, चले, अगर एक में घाटा होता है, एक फसल बर्बाद होती है, तो उसका दूसरा धंधा वो उसे बचाए। जी बिल्कुल, एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर बताते रहते हैं, लेकिन अभी जब हम फसलों की बात कर रहे हैं, जी जी हम इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि किसान आसानी से समझ सके और वो अपना सके। जी, लेकिन दुबे साहब अभी हम बात कर रहे हैं कि फसलों का उन्हें उचित दाम कैसे मिले, तो अभी ये बताइए कि मान लीजिए जिन किसानों ने अभी कटाई की है गेहूं की, तो आप बता रहे हैं कि वो एफपीओज है, यानी जो किसान संगठन है उसके माध्यम से वो कर सकते हैं। फार्मर्स मंडीज भी है, मंडीज है, उसमें रेट भाव आते हैं कि कहाँ पर कैसा रेट है, उनसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद कहाँ रेट है। दूसरा एक और है
कि अगर मान लो वो गांव लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी सहकारी समितियों में जो पहले से एस्टैब्लिश है, एफपीओ तो अभी शुरू है, उन क्या होता है कि स्टोरेज है, स्टोर के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, WDRA के द्वारा वगैरह स्टोरेज के लिए पैसा मिल रहा है। WDRA जो एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का, भारत सरकार का, उसके द्वारा स्टोर कर सकते हैं। अभी क्या है कि जैसे किसानों को अभी भाव अच्छा नहीं है, अभी रेट उन्हें अच्छा नहीं मिल रहा है, उन्हें कि हमें 4 महीना बाद इसके रेट बढ़ेंगे। बहुत सारी फसलें होती हैं जब आती हैं तब रेट कम होते, तो क्या है कि उन्होंने अपना उस भंडारण में रख दिया, चाहे वो सहकारी समिति का हो चाहे वो दूसरा भंडारण हो, उसमें रख दिया। उसके अगेंस्ट में उन्हें पैसा मिल जाता है, 80% तक उसमें पैसा मिल जाता है, जितना माल उनका उस रेट में होता। जब उनका रेट अच्छा हो तो वो बेच सकते हैं, और उसमें बहुत नॉमिनल भंडारण का चार्जेज होता है, कहीं कहीं लगता भी नहीं है, सरकार कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट या उसके उठा रही है, और ये सरकार किसानों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे किसान जिनकी फसल कट कर आ चुकी है और बेचने के लिए तैयार है, तो वो हड़बड़ी में ना रहें कि बस आपकी फसल आ गई तो आप अभी बेचना ही है उसे किसी भी दाम पर। आप बाज़ार पर नज़र रखें, और जब उन्हें लगता है कि, और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी मंडी खबर में बताते हैं कि किस फसल के दाम कब तक बेहतर हो सकते हैं, या फिर अभी नरमी है बाज़ार में या उठा पटक है, आवक वगैरह हम सब बताते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि बाज़ार की नब्ज़ पर भी वो ध्यान रखें ताकि उन्हें अच्छा भाव मिले। जब ज़्यादा डिमांड निकल कर आए उस वक्त अपनी फसल बेचें, ये कहना चाह रहे हैं आप? इसके बाद थोड़ा सा और बताइए। जो हमारी सरकार प्रोसेसिंग पे ध्यान दे रही, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, या फिर दूसरे चीजें हैं, अनाज, उनकी प्रोसेसिंग, यानी चाहे वो टमाटर हो, अमरूद हो, जो भी है, आप ऐसा होता है कभी बहुत सस्ती हो जाती है, प्याज, आलू, इनकी प्रोसेसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान है। प्राइवेट को भी इनवाइट कर रही है, गवर्नमेंट भी के भी है, लेकिन कोऑपरेटिव्स को भी कर रही है। तो सहकारी समितियां या लोग एफपीओ भी बना करके किसान भाई सब, और एक क्षेत्र में भी एक चीज की प्रोसेसिंग लग गई, मान लो टमाटर का ही लग गया या फल का लग गया, तो उसी फसल पे ज्यादा ध्यान दे करके, और वो प्रोसेसिंग से उनको रेट ज्यादा मिलेगा। अकेले काम करेंगे तो इसका संभव नहीं है कि इस तरीके से वो बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा काम कर सके। लेकिन ये ग्रुप में सहकारी समिति से या एफपीओ के माध्यम से या अपने किसान संघ के माध्यम से जो भी करें, एक ग्रुप में काम करेंगे तो उनको मिलेगा और उनको फेंकनी भी नहीं पड़ेगी। जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर पहले से ही पूरा डेवलप्ड है, 8.5 कोऑपरेटिव पूरे देश में है, और हर गांव ऐसा कोई नहीं है जो कोऑपरेटिव से न जुड़ा हो। बस आवश्यकता उसकी है कि मेंबर्स लोग इकट्ठे हों, रजिस्ट्रार सहकारी संघ पंजीयक जो है उससे निवेदन करें, और राज्य सरकार से निवेदन करें, क्योंकि राज्य का विषय होता है सहकार का। कोऑपरेटिव में ये छोटे ब्लॉक लेवल पर या जो है गांव लेवल पर जिस तरीके से ये छोटी इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री लग जाए प्रोसेसिंग में, तो किस समस्या, बहुत बड़ी समस्या का दूर हो सकती है। तो अच्छा भाव जी दुबे साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह के माध्यम है जिससे वो अच्छे भाव ले सकते हैं, और अगर एक इंडिविजुअल, एक अकेला किसान करना चाहेगा तो उसके लिए ये थोड़ी एक समस्या की बात हो सकती है। अकेले उसके लिए संभाल पाना, कर पाना भी मुश्किल होगा, और छोटे किसान के जो मझोला किसान है, सीमांत किसान है, उसकी क्षमता भी उतनी अधिक नहीं होती है। इसीलिए इस तरह के संगठन से जुड़कर वो अपने लिए भी एक अच्छी राह खोलेगा, और अन्य किसानों के लिए भी, जो कहते हैं ना कि एकता में जो ताकत होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर शायद आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुबे साहब, जैसा कि आपने बताया कि जब सही भाव मिले तब अपनी फसलों को बाजार में ले जाएं, या फिर जिस भी माध्यम से वो बेचना चाहते हैं। हम जानते हैं मॉनसून भी आने वाला है, और कई बार किसानों के सामने समस्या ये खड़ी हो जाती है कि मॉनसून के वक्त भंडारण में कई बार फसलों को, अनाज में मॉइस्चर आ जाना या फिर फफूंद लग जाना, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये भी एक उनके सामने दुविधा रहती है कि जल्दी से जल्दी वो फसल को बेच दे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो जो भंडारण शुरू करें किसान भाई, तो सबसे उसमें 10% मॉइस्चर से ज्यादा नहीं होना चाहिए हर फसल में। तो वो उसमें ये है कि वो दांत से अगर
काटेंगे किसी दाने को तो उसमें कट की आवाज आए तो समझ लें 10% का मॉइस्चर हो गया। दूसरे के भंडारण के लिए जो अभी व्यवस्थाएं हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर हैं, WDRA ने भी रजिस्टर्ड कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। WDRA ये जो रजिस्टर्ड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो भंडारण कर सकते हैं, उनको लाइसेंस एक तरीके से मिल जाता है, वो किसानों का भंडारण कर सकते हैं और किसानों को वो जो है जब वो चाहे तब वो रेट पर बेच सकते हैं और बहुत नॉमिनल पैसे पे उसको भंडारण मिल जाता है। चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों की ही होती है, किसानों का ही उसमें पैसा लगा होता है, किसान ही उसको मैनेज करते हैं, प्रबंध करते हैं, वही उसके मालिक होते हैं, तो वहां पर उनको ज्यादा सहूलियत हो सकती है कि इस तरीके से वो उसको जो है वहां पर प्रबंध करें। और अब पीओ भी रजिस्टर्ड होने लगे, वो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो उसमें भी किसान ही होते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं, वो भी भारत सरकार की योजना है। और ये कोऑपरेटिव तो पहले से ही एस्टेब्लिश है, तो उसमें भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि कटाई उपरांत और भंडारण के वक्त और विपणन के बीच की जो कड़ी है, इसमें भी कई बार हमारे किसानों से चूक हो जाती है और जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो जाती है, जिससे भी कई बार उन्हें दाम नहीं मिलते होते अच्छे। तो इस पूरे जी ये जो अलग अलग जो स्टेज है उनके बारे में क्या बताएंगे, वहाँ किसान क्या करें? हाँ देखिए, बात ये है कि जो किसानों के पास थोड़ी सी ये लिंक की जो चेन है, अभी क्या है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी सरकार ने घोषित कर देती है 6, 7, 8 महीने पहले, बुआई से पहले ही घोषित कर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बाद एक और होता है, सरकार होता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी चलाती है, किसी क्षेत्र में एकदम रेट कम हो जाने से स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार भी कभी कभी जो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं इसको, इस पर भी किसानों को ध्यान रखना चाहिए, तो वो मार्केट में अच्छे दाम पर खरीद लेती है। लेकिन जो खराब होने वाली चीजें है ना, सब्जियां हैं, फल है, इनमें जो है बहुत प्रॉब्लम आती है। इनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है कि कैसे करें, ग्रेडिंग कैसे करें। देखिए, ग्रेडिंग क्लीनिंग के बाद फिर ग्रेडिंग और पैकिंग, अगर आप इसका करेंगे तो भी 10-15% आपका रेट ज्यादा उनको मिलेगा। यानी अच्छा माल, इसको ग्रेडिंग कहते हैं, यानी 2 तरीके का माल यदि मिक्सचर है तो उसको कर दे तो भी 10-15% भी उसका पैसा बेहतर मिलेगा। जी जी, है ना, ग्रेडिंग करके। उसके बाद पैकिंग का है, पैकिंग में अगर लोडिंग अनलोडिंग में जा रहा है, कहीं से बोरों में वैसे में सामान है, तो उसको सही तरीके से मार्केट में जाते समय चाहे ट्रैक्टर पर ले जाए या ट्रक में जाए, तो इंश्योरेंस भी अब होने लगा, जैसे ट्रक में जाता है तो इंश्योर्ड भी हो जाता है, तो ध्यान रखें, पूछे कि इंश्योरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इंश्योरेंस करा के वो जाए। और दूसरा बात ये है कि मार्केट की पहले से जानकारी करके ऑनलाइन एक एंगेजमेंट हो जाता है, एक तरीके का MOU टाइप। डॉक्टर दुबे, कई बार ये होता है कि अच्छा उत्पादन तो हमारे किसान ले लेते हैं, लेकिन भंडारण, विपणन, जो तमाम चरण होते हैं, इनमें कहीं कहीं चूक हो जाती है उनसे, तो कौन कौन सी बातें हैं जिसके बारे में आप उन्हें बताना चाहेंगे? हाँ, किसान भाइयों से हमारा बहुत पहले से ये निवेदन रहता है कि किसान भाई इतनी मेहनत के बाद जब फसल अपने घर में तो ले आते हैं, लेकिन फिर भी वो नुकसान उसमें बहुत हो जाता है और उसके बाद भी दाम भी अच्छा नहीं मिलता जी। तो सबसे पहले हम भंडारण के लिए जो घर में भंडारण करते हैं, एक तो वो पोर्शन होता है कि जो बाद में बेचेंगे, एक वो पोर्शन होता है घर का जो घर में खाने के यूज करेंगे। तो दोनों के लिए हमारा ये निवेदन है किसान भाइयों से कि सबसे पहले तो जो जिन बोरों में वो भरेंगे उन बोरों में मेलाथियान पाउडर आता है और 10 किलो पानी में 100 ग्राम वो मेलाथियान पाउडर मिला करके बोरों को डाल के सुखा लेंगे तो बहुत सारे कीड़े उसमें नहीं लगेंगे और फसल थोड़ी सी सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात ये है कि एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली भी रख सकते हैं, चाहे वो ड्रम हो या वो बोरों में भी रख सकते हैं, लेकिन सुरक्षित ये रखना है कि उसमें कपड़े में बांध के रखना है। 3 ग्राम की गोली आती है, मीट्रिक टन के लिए काफी है, तो वो कपड़े में बांध के रखे, जैसे कभी घर में यूज करे या कोई यूज करे तो वो उसके साथ अनाज में पीसने के साथ ना चला जाए, तो इसलिए वो कपड़े में जब वो निकालेंगे तो वो अलग हो जाएगी, तो यूज करिए। पॉइजनस होता है इसलिए इसको थोड़ा सा
सावधानी से बच्चों से और दूसरों से बचा के रखना चाहिए इनको। तीसरा ये है कि मॉइस्चर से बचाने के लिए नमी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जैसे नमी आती है तो कीड़े भी बड़ी जल्दी लगता है। तो नमी से बचाने के लिए सबसे पहले एक तो दीवार से कम 1 फीट छोड़ के बोरे की छल्ली लगाएं। नीचे जो है कम से कम वो 75 सेंटीमीटर 1 फुट से कम थोड़ा सा तो वो तह बिछा दें। और अगर पॉलीथिन भी मिल जाए तो अच्छा है, उसके ऊपर बिछा के उसके ऊपर बोरे की तह लगाएं। और उसके बाद जो मॉइस्चर आने की बात होती है, जो दीवारों से भी मॉइस्चर वो नमी को खींच लेते हैं ना, आसपास दीवारों में नमी रहेगी या छत में नमी रहेगी तो जहां पर नमी आता हो थोड़ा बहुत तो वहां पर चूने की जो सूखा चूना होता है उसको थोड़ा सा वहां पर लटका दें या वहां पर रख दें तो वो मच्छर थोड़ा बहुत आएगा तो वहीं के वहीं वो चूना एब्जॉर्ब कर लेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद जब मार्केट में ले जाए तो मार्केट में अभी ऐसा भी हो पूछे उससे ट्रक वाले से या ट्रक वाले से, ट्रैक्टर पे तो अभी नहीं आया कि वो इंश्योर्ड हो जाता है, जब चलने से पहले ही वो इंश्योर्ड हो जाता है तो वो इंश्योर्ड करके ले जाए और अच्छे तरीके से त्रिपाल वगैरह उसमें ढक ले जाए और एक पॉलीथिन भी ले जाए जहां पर वो माल अपना उतारे रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि उतार रहे हैं वहां पर एक पानी है या गंदगी है जी और बिकने से पहले ही वो खराब हो जाता है। तो छोटी छोटी सावधानियां हैं तो ले जाए। लेकिन उससे पहले हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि वो ग्रेडिंग कर लें अपने माल। क्या होता है कि अच्छे माल में भी खराब माल मिलता है तो उसको लगता है ये पूरा ही खराब। जी बिल्कुल, यानी जो पूरी फसल है जो भी उत्पाद है जी उत्पाद उसकी छटाई कर ले, अच्छे ABC इस तरीके से ग्रेडिंग कर ले आप, क्वालिटी वाइज उसको अलग अलग कर लें तो उसके अच्छे दाम उसको 10 से 15% का फायदा हो जाएगा। जी दाम मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि जब मंडी में ले जाएं तो अब तो अनाज का जो सैंपल दिखा करके ई मंडियां वगैरह हैं तो सैंपल फोटो दिखा करके ही एक अनुमानित लागत हो जाती है उनकी कि इतना पैसा आपको मिलेगा। तो बुक करके यहीं से एक तरीके से लाइजन अप्रोच करके जाए जिससे उनके वहां पर बिकने में और उसमें दिक्कत ना हो और एक लगभग अनुमान उनको लग जाए कि इतना पैसा मुझे मिल जाए। जी डॉक्टर दुबे, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई और जब हमारे किसान मंडी पहुंच जाते हैं वहां पर उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, मंडी पहुंचने से पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां पहले से ही उस पर ई मंडी के द्वारा उससे अप्रोच कर लें कि हमारा ये ग्रेड का माल है, उसको फोन से फोटो दिखा करके भी अब तो ग्रेड का रेट तय हो जाता है तो रेट तय कर लें। और अभी मंडी में ये भी सुविधा हो गई है कि कॉम्पिटिटिव भाव भी मिल जाते हैं, खुले में भाव रखे हो कंपटीशन में लोग आते हैं, रेट में ये भी खोल दिया अभी सरकार ने। तो भी ध्यान रखें कि सारा ज्ञान करके सारा किस तरीके से हमें बेचना है तो पहले से जानकारी करके वहां जाए तो उनके दाम को अच्छा भाव मिल सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे हमसे जुड़ने के लिए और हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपने बताया कि कैसे हमारे किसान कटाई के बाद जो भंडारण होता है या फिर विपणन होती है उस वक्त किन बातों का वो ध्यान रखें ताकि उनकी जो मेहनत है उसका सही उन्हें भाव मिल सके। अच्छी पैदावार होने के बाद भी कई बार चूक हो जाती है जिसके चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति ना आए इसीलिए आज हमने इस विषय को हेलो किसान में शामिल किया है और डॉक्टर दुबे ने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी। आशा करते हैं आज दोनों विषयों पर जो हमने चर्चा की है इससे ज़रूर आपको लाभ होगा और इन सभी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। हेलो किसान में नए अंक में और नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।